जो आपका पहला प्रश्न है वह है रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। अलकनंदा से पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं रुद्रप्रयाग की तो वहाँ पे भैया संगम होता है अलकनंदा प्लस किसका, मंदाकिनी का। ठीक है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमारा बिल्कुल सही है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं अलकनंदा प्लस धौली गंगा की, ठीक है, धौली गंगा की, तो यहाँ पे आपका विष्णु प्रयाग बनता है। धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं अलकनंदा और पिंडर की, तो यहाँ पे भैया कर्ण प्रयाग बनता है। ठीक है, आगे की ओर राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राज्य की बात आई है भैया, अगर बात आ रही है राज्य की तो आप यहाँ पे कहेंगे राज्य के राज्यपाल, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है आपकी SPSC की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। अगर वहीं पे बात आएगी आपकी UPSC की, ठीक है, UPSC की, तो यहाँ पे आ जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देश की बात आ रही है, यहाँ पे राज्य की बात आ रही है, तो यहाँ पे राज्यपाल आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है। तो जो ये आपका नोकरेक आरक्षित जैव मंडल है वह है आपका मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है, मेघालय। अगला प्रश्न है शोला वन का संबंध है। तो भैया अगर मैं बात करूं शोला वन की, तो ये आपके नीलगिरी, अन्नामलाई, ठीक है ना, इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम शोला कह देते हैं। तो अब आप इसका आंसर आसानी से लगा दोगे कि ये आपके दक्षिण में पाए जाएंगे, यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से इनका संबंध है शोला वन का। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है डोलवी इस्पात संयंत्र आपका किधर है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपका जो डोलवी इस्पात संयंत्र है वह है आपका महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाता है बी। अगला जो हमारा प्रश्न है निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ पूछा जा रहा है, अंग्रेज मराठा युद्ध का। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता होगा, अगर मैं बात करूं एक संधि होती है आपकी 1775 से 1782 के बीच में, जिसको हम बोलते हैं सालबाई की संधि। ठीक है, तो यही आपकी क्या थी भैया, प्रथम अंग्रेज मराठा का युद्ध का अंत करती है, कहने का मतलब है। ठीक है, और आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट एक संधि याद में रख लेना, तृतीय संधि। ठीक है, 1817 से 18 के बीच में ये संधि होती है। ठीक है, तृतीय, इसको हम पूना की संधि कहते हैं। ठीक है, पूना संधि, इसको आप याद में रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है रोम है, यह प्रश्न आपका कई बार आ चुका है, सदाबहार प्रश्न की संज्ञा आप इसे दे सकते हैं। रोम क्या है भैया, रोम एक है आपकी नॉन वैलेटाइल स्मृति। क्या कहेंगे आप, नॉन वैलेटाइल स्मृति, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई। सर्वोच्च न्यायालय वाली बात आ रही है। ठीक है, आप सभी को एक सन याद होगा 1773। ठीक है, तो 1773 आपको सन याद है, तो इसमें वह सन आपको कहीं दिया गया नहीं है, लेकिन वह था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। ठीक है, चलिए भैया, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है। तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के जो रचयिता हैं वह हैं भैया हिमांशु जोशी जी, यानी ऑप्शन नंबर
डी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं मेधा पाटकर जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया होना चाहिए था, जिजिया हो गया, ठीक है, जजिया कर समाप्त किया था? तो भैया जो जजिया कर आपका समाप्त किया था वह किया था आपका वर्ष 1564 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? 1938 में अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था। ठीक है। वैसे हरिपुरा के बाद होता है आपका 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा ना, 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था ये आपका। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो उन्हें हटाया गया था भैया वर्ष 1874 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आप सभी को पता है भैया डेल्टा जो है नर्मदा और तापी नहीं बनाती हैं, तो इसमें नर्मदा दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा 3। ठीक है। चलिए आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को बनाया जाता है। आप सभी को पता है रमन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इसीलिए हम 28 फरवरी को मनाते हैं। तो देखो एक चीज़ आपने याद में रखना है, वर्ल्ड साइंस डे आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है, 10 नवंबर को वर्ल्ड। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। आगे की ओर, छायावादी युग के 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो इसमें सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो देखो ये आपके छायावादी कवि हैं, लेकिन पूछा गया है 4 स्तंभ। ठीक है ना, 4 स्तंभ पूछा गया है। तो 4 स्तंभ की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है भैया वह हैं, सबसे पहले आ जाएंगे छायावादी युग के जनक कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। और फिर उनके बाद में बात करूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, निराला भी जी का नाम भी यहीं पे लिख देते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी, फिर महादेवी वर्मा जी। ये हैं आपके 4 स्तंभ। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह हमसे कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, तो इसमें आपने रचना बतानी है भैया। तो देखो कामायनी, दीपशिखा, हिम तरंगिनी और समर गाथा। तो आप सभी को पता है भैया माखनलाल चतुर्वेदी जी को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वर्ष 1955 में? वह मिला था हिम तरंगिनी के लिए, यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं, पल्लव के रचयिता कौन है आपसे पूछा गया है। तो पल्लव के रचयिता हैं भैया वही जिनकी रचना है चिदम्बरा। ठीक है, तो वह होंगे सुमित्रा नंदन पंत जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, चिंतामणि के रचयिता हैं, तो चिंतामणि के रचयिता आपसे पूछा जा रहा है। तो चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है भैया? यह है जयशंकर प्रसाद जी की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न,
शबद के रचयिता हैं, तो शबद के रचयिता हैं आपके कबीर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र के जो अधूरे उपन्यास का नाम है वह है मंगलसूत्र। क्या है भैया? मंगलसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत है जायसी की रचना, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें हमारा। अगला जो हमारा प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो झरना काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वह है हिंदी का राष्ट्र कवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है। आगे की ओर अगला जो हमारा प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वह हैं प्रेमचंद्र जी, प्रेमचंद जी। महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आप कहेंगे वह जनजाति है भोटिया जनजाति। आगे की ओर, भूम्याल, ग्वाल, बैक, रेम, चिम नामक देवी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो वह करती है आपकी भोटिया जनजाति। ठीक है। अगला प्रश्न, चैती और नौबी नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो वह बोक्सा जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। अगर ज्ञान मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।